जय श्री राम। टेंट वाले लोग की ये वीडियो रामबाण होने वाली है, ताकि ज़्यादातर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल टेंट वाला लोग ही करता है। तो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी और छोटी सी संदेश आपको देनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये समस्या से आप बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ भी हो सकते हो, और शायद मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके भी साथ इस तरह की समस्या आती है तो उसको आसानी से आप हैंडल भी कर सकते हो। क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको एक चीज़ के बारे में समझाते हैं। सर्वप्रथम तो आप अगर स्टेबलाइज़र का बेंडिंग करवाते हो तो उस टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खास तरह का 3 बातों का ज़्यादातर ध्यान रखनी पड़ती है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब आप स्टेबलाइज़र को बेंडिंग करवाते हो, ज़्यादातर ये जो वीडियो अभी मैं बता रहा हूँ ये रिपेयर भाई के लिए लोग नहीं है, ज़्यादातर आपका टेंट वाले लोग देख रहे हैं, या घर के लिए जो देख रहे हैं, जो घर के लिए भी यूज़ करते हैं। आपका मैनुअल स्टेबलाइज़र हो या आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र हो, आप कोई भी स्टेबलाइज़र रखे हो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो शायद आप इस चीज़ से बच सकते हो। स्टेबलाइज़र आप लोगों ने रखा होगा, ये चीज़ तो लाजमी है। बाय द वे, अगर आपकी स्टेबलाइज़र जल जाती है तो उस टाइम आप जब बेंडिंग करवाते हो तो रीज़न नंबर फर्स्ट ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कितने लोग क्या करते हैं कि ऊपर की जो इसकी कॉम 2 से 3 लेयर जो होते हैं वो आपके कॉपर के कर देते हैं, बाकी सारे के सारे लेयर आपका एल्युमिनियम के हो जाते हैं। जैसे इसका बात करूँ तो आप देखोगे कि इसकी पूरी की पूरी जो लेयर है, जो कि हमने इसमें से बेंडिंग करके हटाए हैं, ये वाला कॉइल, और हमने इसमें कॉपर डाले हैं, जो कि वही रीज़न इसमें भी था। इसमें आपका टोटल एल्युमिनियम का है। कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि तार की मोटाई होने के कारण से हम लोग इसमें लूप करते हैं, तो उसी लूप का फ़ायदा उठाते हैं कुछ मैकेनिक ऐसे भी होते हैं जो इसी लूप का फ़ायदा उठाते हैं, और इसमें 1 से 2 लेयर आपका कॉपर का कर देते हैं ऊपर वाली लेयर, अब बाकी सारी की सारी जो लेयर होती है वो आपका एल्युमिनियम का कर देता है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि जब भी आप स्टेबलाइज़र को बेंडिंग करवाओ तो ये जहाँ से आप लूपिंग करवाते हो, मान लो कि यहाँ से हमने लूपिंग किया हुआ है, तो इस लूपिंग को, हर एक लूपिंग को खोल करके जरूर चेकअप करो कि वहाँ पे आपको एल्युमिनियम की वायर दिखाई दे रहा है या कॉपर की वायर दिखाई दे रहा है। अगर एल्युमिनियम की वायर दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट बिसंकोच आप दुकानदार से लड़ सकते हो, क्योंकि ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई नहीं देगा, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट तो ये पता होगा कि ज़्यादातर मैकेनिक आपका यहीं से चोरी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली पॉइंट है, वो थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखो, स्टेबलाइज़र जब आप बेंडिंग करवाते हो तो उस टाइम में आपके स्टेबलाइज़र पिछले जब आप खरीदे थे उस टाइम में आपका स्मूथली चल रहा था, लेकिन अब जब आप स्टेबलाइज़र को यूज़ कर रहे हो तो उसमें से एक अलग तरह की हमिंग की आवाज़ें आने लगती है, यानी कि गन की आवाज़ें आने लगती है। तो वैसा अगर आप बेंडिंग करवाते हो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके स्टेबलाइज़र के साथ, क्योंकि हमिंग की आवाज़ आपके ट्रांसफार्मर से आती है, जिसके कारण से हमिंग की आवाज़ आती कहाँ से, तो जो बेंडिंग करता है वो कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं, ये जो कोर लगाई रहती है, ऐसे देखो ई कोर जो होते हैं, इसमें ई कोर कम ठोकने के कारण से आपकी ट्रांसफार्मर हमिंग लेने लगती है, यानी कि गनगनाहट की जो होती है ज़्यादातर आवाज़ें आने लगती है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना, और ये चीज़ कब पता लगती है, जब आप इसको 300 वोल्ट से ऊपर के साइड लेकर के जाओगे तो आपको पता लगेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर कमांड करिएगा कि अपने स्टेबलाइज़र में ज़्यादा हमिंग आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि हाँ, आपने आई कोर या ई कोर कम डाले हैं, जिसके कारण से आपके ट्रांसफार्मर से हमिंग की आवाज़ें आ रही है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि आपके जो बेंडिंग जो होती है वो आपका पहले के साइज़, ये देखो, पहले मान लो कि ये हमारी पहले की बेंडिंग जो थी ये आपका 7-3 में बेंडिंग की गई थी। मान लो सपोज दैट मैं इसमें आपका 7-2 ही में इसको बेंडिंग किया हुआ था, लेकिन जो हमने बेंडिंग किया है आपका 7-3 में बेंडिंग किया हुआ है। लेकिन इसकी बेंडिंग कर देखो तो मान लो कि आपकी ये पहले से ट्रांसफार्मर 7-3 में बेंडिंग की गई थी, लेकिन जब आप रिमाइंडर बेंडिंग करता है तो कॉइल बचाने के चक्कर में क्या करता है, 7-2 में बेंडिंग कर देता है। अगर आपकी ट्रांसफार्मर में 3 किलो वायर कॉपर लगने वाली है या आपका 2 किलो कॉपर लगने वाला है, 7-3 का बेंडिंग कर रहा है तो 2 किलो कॉपर लग रहा है, अगर 7-2 में आ जाएगा तो आपका घट करके चलाएगा, समथिंग 1.5 kg के आसपास आपका कॉइल हो पाएगा। इसमें आपका पैसा आपका 3 kg का ही लेगा, लेकिन जैसे ही आपका बोबिन का साइज़ कम होगा, जिससे आपकी कॉइल कम हो जाएगी, और जो वेंडर होता है उसको बेनिफिट हो जाता है, लेकिन आपकी लॉस चली जाती है। कहने को 3 kg हो जाता है, 7-3 में जैसे आप इसको बेंडिंग करते हो तो पूरा 3 kg होगा, लेकिन अब 7-2 में बेंडिंग करते हैं, कितने लोग 7.5 में भी बेंडिंग कर देते हैं। तो वैसा अगर बेंडिंग करते हैं तो कहने को तो आपको 3 kg होगा, लेकिन वो 3 kg का परफेक्ट लोड नहीं ले पाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर कमांड करिएगा। आप अगर स्टेबलाइज़र कोई भी हो, ज़्यादातर की जानकारी लेना चाहते हो, तो ये छोटी सी 3 जानकारी आपको देनी थी। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। किसी भी तरह की और
और जानकारी के लिए और सुझाव के लिए, भाई देखिए कितने ट्रांसफार्मर में कितनी वजन होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, अगर इस तरह की जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है नीचे, कमेंट भी कर सकते हो, मिल सकते हो, जुड़ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।